तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, उससे रिलेटेड हम कंप्लीटली थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसका हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने करे थे। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्लास 12 फिजिक्स का जो है ये नया चैप्टर है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 8 आई थिंक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में पहले से तो आपके पास जो सिलेबस था बहुत बड़ा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। और आपको जो है जो नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ऐसे ही नोट्स अगर आप बना लेंगे तो ध्यान रखना पेपर में इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपके पास आने वाला। तो जो नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी से मैंने रिटर्न करे हैं, एनसीईआरटी को देख के जो है ये नोट्स मैंने लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस नोट्स को देखते हुए आपके नोट्स बनाने हैं। तो अगर आप इन नोट्स को बनाएंगे तो ध्यान रखना इसके बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाले चैप्टर को जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। देखो एक्चुअल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट आप अच्छे जानते हैं, जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है, यानी कि जो घर में आने वाला करंट है उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती क्या है, इसका जनरेशन होता कैसे। देखो जैसे मैंने बोला लास्ट चैप्टर में एसी जनरेटर वाला टॉपिक था, जो मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं लेकिन अभी पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम एसी जनरेटर वाला टॉपिक। एसी जनरेटर का मतलब क्या हो गया, ऐसा जनरेटर जो एसी करंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। सीधी सी बात है। तो एसी जनरेटर क्या करता है, एसी करंट को जनरेट कर देता है। या फिर आपको अच्छे से पता है जो डायनोमो डैम में लगे होते हैं वो भी एसी करंट को जनरेट करते हैं। तो वो एसी करंट जो जनरेट हो रहा है वो एसी करंट होता क्या है, उसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे उस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है। तो अब वोल्टेज दैट पीरियोडिकली चेंजेस, देखो अब वोल्टेज दैट पीरियोडिकली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी विद टाइम टिपिकली फॉलोइंग द साइन वेव फंक्शन। बोला ऐसी वोल्टेज जो, देखो यहाँ पे लिखा है पीरियोडिकली चेंजेस, पीरियोडिकली का मतलब होता है टाइम के साथ साथ, ऐसी वोल्टेज जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है। और पीरियोडिकली का एक और मीनिंग होता है, जब हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा हुआ क्लास 11 में, क्लास 11 में पीरियोडिक मोशन में क्या था कि पीरियोडिक मोशन में इस तरीके से था, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम पाथ पे मूवमेंट करते, सेम पाथ पे बार बार उसी पाथ पे मूवमेंट कर रही है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो आपके पास एक जो है ये सर्कल है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली यहाँ पे ए पे है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए पे है और वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, मान लो दोबारा आ गई ए पे घूम फिर के, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो ए से लेके दोबारा ए तक आने में उसे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा मान लो, है ना। मैं तो एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 2 सेकंड लगा, फिर दोबारा क्या हुआ, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आया, फिर उसने 2 सेकंड लिए, फिर दोबारा आया यहाँ से यहाँ तक, फिर उसने 2 सेकंड लिए। मतलब हर चक्कर में वो सेम पाथ पे जा रहा है, देखो सेम सर्कुलर पाथ पे और सेम टाइम ले रहा है हर चक्कर में। तो ऐसा अगर कहीं पे मोशन आपको देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी कि क्या है, देखो इस मोशन में सेम पाथ में वो जा रहा है बार बार और उसमें क्या कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे मोशन देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो वोल्टेज भी कुछ इस तरीके का ही मोशन करती है। वोल्टेज दैट पीरियोडिकली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, जो है वोल्टेज अपना मैग्नीट्यूड जो होती है टाइम के साथ साथ पीरियोडिकली चेंज करती है, मतलब इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करती है। एंड पोलैरिटी विद टाइम, और जो इसकी पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, इनिशियली अगर ये 2 एंड है, मान लो ये ए एंड है, ये बी एंड है किसी वायर का, इनिशियली मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव पे है और ये बी वाला जो है नेगेटिव पे है, और कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी ना, तो ये वाला ए वाला टर्मिनल जो है नेगेटिव हो जाएगा और बी वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना वोल्टेज की जो है पोलैरिटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ। अब वोल्टेज क्या होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, पीरियोडिकली चेंज होती है। इसका मैग्नीट्यूड जो है पीरियोडिकली यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है। अब पोलैरिटी भी क्या होती है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। मतलब मैंने जैसे आपको एग्जांपल समझाया यहाँ पे कि ए भी एक वायर है मान लो, तो ए वाला जो पॉइंट है इनिशियली पॉजिटिव क्या है, ईएमएफ पे है, ये पॉजिटिव वोल्टेज पे है। बी वाला पॉइंट इनिशियली नेगेटिव वोल्टेज पे है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब जो वोल्टेज जो है अपना वैल्यू चेंज करेगी, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगी, अपना पोलैरिटी चेंज करेगी, जब वोल्टेज, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या करेगी, अपनी पोलैरिटी चेंज करेगी। जैसे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो ए वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, अब बी वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। भाई यही क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है और इसकी पोलैरिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, टिपिकली फॉलोइंग द साइन वेव फंक्शन। और जो आपके पास जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, साइन वेव फंक्शन क्या करती है, फॉलो करती है। साइन वेव फंक्शन क्या होता है, देखो साइन थीटा से साइन वेव फंक्शन बनता है। एक्चुअल में जो आपके पास साइन वेव फंक्शन होता है वो इस तरीके का होता है। देखो अगर आप साइन थीटा के लिए ग्राफ बनाएंगे ना, इस तरीके से निकल के आपके पास आता है, ये साइन थीटा का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के ग्राफ भी आपको देखने को मिलता है। अब जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती कितनी, देखो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, या फिर इसको वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। वी जीरो को जो है एन ए बी ओमेगा करके देखा जाता है। वी जीरो को हम पीक वैल्यू ऑफ और एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जी बोल सकते हैं। बिल्कुल याद रखना, वी जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, इसको पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जी बोल सकते हैं, और एम्पलीट्यूड भी क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का बोलते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है ना,
अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन पढ़ा है, तो वहां पे मैंने पीरियोडिक मोशन के लिए एक इक्वेशन निकाली थी। अगर आपको इक्वेशन आसानी से याद होगी, देखो 11th में है ना, 11th में अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला वेव वाला चैप्टर पढ़ा है, तो अभी तो हम वहां पे पहुंचे नहीं है, अभी तो हम फर्स्ट बुक पे ही है ना। तो जैसे हम वहां पे जाएंगे तो उसको भी सीखेंगे। जब पीरियोडिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो वहां पे एक इक्वेशन बनती है डिस्प्लेसमेंट की, इस तरीके से y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। आर जो होता है एम्पलीट्यूड होता है। इसी तरीके से ईएमएफ की यहाँ पे क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, जिसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे बोल के डिफाइन कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ईएमएफ बात एक ही है, ई जीरो साइन ओमेगा टी या फिर वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ये y की जगह v आ गया, और r जो है एम्पलीट्यूड होता है, उसके हमने वी जीरो ले लिया। तो वी जीरो को हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये n क्या है, n को समझ लेते हैं। n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे जो भी होगा, एरिया ऑफ कॉइल ए हो गया, ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी या फिर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम बोल देते हैं। तो ये बात थी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब ये फॉर्मूला अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ये v का e का, देखो जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ से अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनती है, पहले तो ये समझ लो। अब ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे आया कहां से, देखो जब एसी जनरेटर आएगा ना, तो एसी जनरेटर में हम पढ़ेंगे इस डेरिवेशन को, हम डेरिवेट करेंगे, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी आता है। लेकिन आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आया कहां से। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम इसका। देखो एक्चुअल में जो है आपका फैराडे का सेकंड जो लॉ था वो क्या था, देखो अगर आपको याद होगा, ई बराबर, देखो स्मॉल ई से दिखाया था हमने वहां पे, लेकिन आप यहाँ पे कैपिटल ई से दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। ई इक्वल टू क्या था, देखो अगर आपको याद होगा तो वो था माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। इसी तरीके से था, ये क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ, यानी कि द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यही था। तो E बराबर आपको क्या हो जाएगा, E बराबर हम लिख देंगे माइनस डी बाई डी टी। अगर आपको याद होगा तो फाई जो है, तो फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्स्टेंट हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, और एरिया बाहर ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। याद रखना कॉस थीटा बच गया। यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा कॉस थीटा का। देखो ध्यान रखना, जैसे हमने जिस रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वही फंक्शन आपके पास होना चाहिए। जैसे डी बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लिया मान लो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग के इसका आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो होगा इसका वो 2x हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये n है, ये x है, और x की पावर ये n माइनस वन, x की पावर में n माइनस वन, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में किसको कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, यानी कि हम एक्स वाले फंक्शन को ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब जाकर डिफरेंशिएट हो जा रहा है। यहाँ पे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, थीटा को, एंगल को, तो ये डिफरेंशिएट होने वाला नहीं है ऐसे इजीली। ठीक है, जब भी हम क्या करें, जिस चीज के, जिस टर्म के, जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वही क्वांटिटी जो है उस डिफरेंशिएशन साइन के अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम का टर्म आना बहुत जरूरी है। तो आपको मैंने अभी बताया था, जब हमने कुछ न्यूमेरिकल करे होंगे लास्ट चैप्टर के, कुछ न्यूमेरिकल जो थे उसमें थीटा बराबर ओमेगा टी आया था। ओमेगा जो है उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो थीटा बराबर जो होता है एक्चुअल में ओमेगा टी होता है। क्लास 11th में भी जो है सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आपने सीखा होगा कि थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा को बोलते हैं, और ये बराबर ओमेगा इंटू टी। ओमेगा जो है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल रहे हैं, या फिर इसको हम एंगुलर स्पीड भी यहाँ पे बोल रहे हैं, या फिर हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ईएमएफ जो है वो देखो माइनस बी ए तो अपने आप रहेगा। ठीक है, माइनस बी ए तो अपने आप रहेगा, और डी बाई डी टी और कॉस थीटा, थीटा की जगह आपको रखना है ओमेगा टी। अब देखो ये जो टर्म है वो क्या हो गया, ओमेगा टी के, यानी कि टी के जो है रिस्पेक्ट में आ गया, कॉस थीटा जो था, थीटा हट के अब टी के रिस्पेक्ट में आ गया, यानी कि अब इस कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको साइन एक्स कहीं पे मिले, यानी कि डिफरेंशिएशन बोले साइन एक्स का बताओ कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आपको बोले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, तो आपको याद रखना कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो आपको क्या करना है, देखो ई बराबर माइनस बी ए तो था ही ऑलरेडी, और मैंने बोला कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा वो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, तो ये x है, ये भी x है, तो sin x का cos x हो गया। लेकिन यहाँ पे t ना हो, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t होना चाहिए था, cos t होना चाहिए था, तो इजीली आंसर उसका माइनस साइन टी हो जाता है। लेकिन वहां पे ओमेगा टी है, इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पे ओमेगा टी को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x था, x के रिस्पेक्ट में हमने sin x को डिफरेंशिएट करा, सीधा सीधा cos x आ गया।
अगर यहाँ पे मान लो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ना होके साइन एक्स स्क्वायर होता ना, तो सबसे पहले आप क्या करते, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते कॉस एक्स, और एक्स ना होके वो एक्स स्क्वायर है, फिर आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ता, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया इस तरीके से होता 2x cos x स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ही आता। ठीक, साइन एक्स का तो कॉस एक्स आ गया, सिंपल सिंपल। तो इसी तरीके से मैंने बोला कॉस ओमेगा टी का हम माइनस साइन ओमेगा टी लिख तो देंगे, लेकिन इस ओमेगा टी का दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट टी, इट इज ओमेगा टी। अगर यहाँ पे सिंपल टी होता तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, टी लिख के छोड़ देते, लेकिन ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। और ओमेगा मैं आपको बता चुका हूं एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, चाहे एंगुलर स्पीड बोलो चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलो, वो कांस्टेंट होती है रोटेशन मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। तो ओमेगा आप सीधा बाहर ले लेंगे और आपके पास ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर नहीं काटा तो पहले ऐसे लिख दो, माइनस साइन ओमेगा टी इस तरीके से, ठीक है। और डी बाई डी टी अब क्या बच जाएगा, टी बच जाएगा। देखो ये भी डी टी हो गया, डी टी हो गया, एक्चुअल में तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास जो ईएमएफ निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो माइनस माइनस का प्लस गया, बी आ जाएगा और ए आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा और साइन ओमेगा टी ईएमएफ निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इस तरीके से आपके पास निकल के आ जाएगा। और हमने वहां पे आपको बताया हुआ, जब हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ी थी तो ई इक्वल टू ई जीरो हमने साइन ओमेगा टी लिख दिया था, और ई जीरो मैंने बोला था पीक वैल्यू ऑफ क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और उसका वैल्यू एन ए बी ओमेगा इस तरीके से होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला वहां पे लिखा है ना कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला कहां से आया, तो वो इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आया। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे तो इस डेरिवेशन को हम वहां पे दोबारा जरूर देखेंगे। तो ये था आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहां से निकल के आता है। ई जीरो मैंने पहले बता दिया, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं या फिर पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो ये था अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में कुछ बात। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो होता है साइन ओमेगा टी आता है, यानी कि साइन थीटा का टर्म आता है, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो ग्राफ आपको मिलेगा वो साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेगा। और साइन का ग्राफ कैसा होता है वो मैं आपको पिछले पेज में बता चुका हूं। अब देखो हम सीधा स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में था, वोल्टेज से ही करंट निकलेगी, सीधी सी बात है, V इक्वल टू आई आर होता है, अगर आपको अच्छे से ध्यान है। तो अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट दैट चेंजेस पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। देखो ये भी क्या करता है अपने, ये भी पीरियोडिकली चेंज होता है और रिवर्स करता है अपने डायरेक्शन को, जैसे वोल्टेज करता है ना, सिमिलरली इसका बिहेवियर भी वैसा ही है। इट इज ऑल्सो फॉलो द साइन वेव फंक्शन, ये भी साइन वेव फंक्शन फॉलो करता है। और आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी इसकी इक्वेशन होती है, जैसे हमें वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी थी, और जैसे वहां पे वी जीरो की वैल्यू मैंने आपको लिखा है, ठीक, यहाँ पे आई जीरो की वैल्यू भी यही होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, एन ए बी ओमेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कौन सा टर्म क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जीरो को मैंने पीक वैल्यू भी बता दिया आपको करंट की, और इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ही ग्राफ में दोनों बना दिया, वोल्टेज भी और करंट भी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये अल्टरनेटिंग करंट, और इधर हमने एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया। देखो वोल्टेज वाला ग्राफ मैंने ऊपर की तरफ को डार्क लाइन से दिखा रखा है, और डॉटेड जो लाइन है उसको हमने दिखा रखा करंट वाले ग्राफ से। तो ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, जिसकी वैल्यू इतनी निकल के आई थी। ठीक है, और ये जो वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये करंट का ग्राफ है, तो इसलिए ये क्या हो गई, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू होगी। इस तरीके से आपको साइन वेव फंक्शन की तरह क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो आधा तो ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब आधा तो पॉजिटिव है, आधा तो पॉजिटिव साइकिल में है और आधा नेगेटिव साइकिल में है, चाहे करंट की बात करो चाहे वोल्टेज की बात करो। तो ध्यान से अगर आप देखो उतना ही पॉजिटिव है, ठीक उतना ही नेगेटिव है। तो जब आप दोनों को ऐड कर दोगे ना, दोनों की जब एवरेज वैल्यू निकालोगे, देखो ये एक पूरा चक्कर है, पहले तो इतना समझ लो। यहाँ पे जो इनिशियली टाइम जीरो होगा, यहाँ पे टाइम क्या होगा, जीरो होगा। ये जो पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू पे जो टाइम होगा वो टाइम होगा t/4, यानी कि टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। और इस वाले पॉइंट पे जो टाइम होगा वो t/2 होगा, यानी कि टोटल टाइम पीरियड का हाफ। और ये वाले पॉइंट पे जो टाइम होगा वो 3t/4 होगा, यानी कि तीसरा हिस्सा हो जाएगा। समझ में आई? तो और इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट का जो हो जाएगा यहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक टाइम पीरियड है, यानी कि एक चक्कर है किसका, उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी, अल्टरनेटिंग करंट का, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे पूरा एक चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर लगाने में देखो क्या क्या हो रहा है, मैंने आपको बता दी। यहाँ पे इनिशियली वो जीरो टाइम से स्टार्ट हुआ, जब पीक वैल्यू मिली तो उसका जो टाइम था वो t/4 था। जब यहाँ पे पहुंचा वो दोबारा एक्सिस पे, तो उसका जो टाइम था आधा चक्कर उसका पूरा हो गया। t/2 का मतलब समझ लो कि आधा चक्कर उसने पूरा कर दिया। फिर यहाँ पे 3t/4 हो गया, यहाँ पे तीन चौथाई चक्कर पूरा कर दिया, यहाँ पे आने तक उसने पूरा चक्कर क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे t बराबर 0, यहाँ पे t बराबर t/4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैंने सब आपको बता दिया। और इस तरीके से पीक वैल्यू वोल्टेज की क्या होती है, करंट की पीक वैल्यू क्या होती है, वो भी आपको मैंने समझा दी। अब हम जब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ना धीरे धीरे, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ये t0, t/2, t/4। वैसे जब हम अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो वो था हमारे पास क्या, एसी जनरेटर पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, क्या होता है साइन वेव फंक्शन क्या होता है, क्योंकि वहीं से ये निकल के आता है, क्योंकि उसका नाम ही एसी जनरेटर है, वो एसी को जनरेट करता है। तो एसी जनरेटर हम जरूर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ उसको हम पढ़ लेंगे। तो ये था आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में।
अब हम क्या है, ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर आपके पास डेफिनेशन आती है ग्राफ सहित तो इस तरीके से आपको बनानी है, और आपको कहाँ से ये कैलकुलेट हुए, कहाँ से निकल के आए वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी चैप्टर का। मैंने आपको क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। ठीक है, हमारे पास नया टॉपिक, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान रखना। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसी करंट वाले चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। तो कंसीडर अ रजिस्टर आर एट विच एसी वोल्टेज वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड। मान लो एक रजिस्टर आर है ना, इसमें हमने एसी वोल्टेज, देखो एसी वोल्टेज को इस तरीके से दिखाते हैं, ध्यान रखना। तो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे एसी वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल में देखो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई करी है, वी इक्वल टू आई आर होता है, अच्छे से जानते हैं। तो वी की जगह आपने यहाँ से वैल्यू वी जीरो साइन ओमेगा टी ये उठा के यहाँ पे रख दी, इसकी जगह वी की जगह। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया वी जीरो साइन ओमेगा टी आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आर नीचे चल जाएगा, वी जीरो अपॉन आर बराबर साइन ओमेगा टी। अब अगर आपको याद होगा तो इसको ये आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी से क्या कर लो, कंपेयर कर लो, क्योंकि इस तरफ आई आ गया ना। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई देखो बराबर है, तो इसकी जो ये वाली साइड ही बराबर होंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के आई जीरो बराबर आ जाएगा वी जीरो अपॉन आर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है वो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो स्टार करके लिखा मैंने, एवरेज करंट फॉर वन साइकिल ऑफ करंट एसी करंट इज ऑलवेज जीरो। याद रखना है कि एवरेज करंट की एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट लिख दो ना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन साइकिल ऑफ एसी करंट इज ऑलवेज जीरो। देखो मैंने आपको पहले बोला कि एसी करंट पहले पॉजिटिव जाता है फिर नेगेटिव जाता है, मैंने आपको ग्राफ भी दिखा दिया, जितना पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव जाता है एक साइकिल में। तो यानी कि जितना पॉजिटिव एक साइकिल में हो रहा है ना, ठीक उतना ही नेगेटिव भी हो जा रहा है उसी साइकिल में। यानी कि अगर आप एक साइकिल के लिए टोटल एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना अल्टरनेटिव करंट की, वो जीरो निकल के आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको याद रखनी है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट फॉर अ साइकिल ऑफ करंट इज ऑलवेज जीरो। याद रखना पूरे साइकिल के लिए, करंट के एक साइकिल के लिए जीरो से लेके पूरा एक साइकिल जब वो मार लेगा, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया, उस ग्राफ में एक ही साइकिल मैंने आपको दिखाई थी करंट की, यानी कि एक चक्कर पूरा मैंने दिखाया था। तो एक चक्कर में क्या है, वो जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना ही नेगेटिव जा रहा है, यानी कि टोटल एवरेज वैल्यू अब जब आप अल्टरनेटिव करंट की निकालो तो वो जीरो निकल के आ जाएगी फॉर अ साइकिल। याद रखना है फॉर अ टर्न, यानी कि पूरे एक चक्कर के लिए। बट द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ साइकिल इज नॉट जीरो। लेकिन अगर आप जैसे अब करंट का स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, पहले तो मैंने सिंपल बोला आपको कि एक चक्कर के लिए करंट की जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो निकल के आएगा। लेकिन जैसे आप उस करंट का स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे पूरे चक्कर के लिए, तब वो जीरो निकल के नहीं आएगी, क्योंकि वो स्क्वायर होगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने से आप अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव क्या देगी, रिजल्ट देगी। तो सीधी सी बात है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ वन साइकिल ऑफ अ करंट इज ऑलवेज जीरो, बट द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ साइकिल इज नॉट जीरो। यानी कि जैसे आप उस करंट का स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तब वो जीरो निकल के नहीं आएगा। अब हम सीधा बात करते हैं इस वाले सर्किट में एवरेज पावर की। एवरेज पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे ही नोट्स और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। द एवरेज पावर कंजप्शन इज नॉट जीरो फॉर अ साइकिल। देखो पावर कंजप्शन भी जीरो नहीं होता। पावर कंजप्शन जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पावर का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर आर, देखो आई का स्क्वायर हो गया ना, अब स्क्वायर होगा तो उसकी पूरे साइकिल के लिए तो जीरो वैल्यू आने वाली है नहीं। मैंने पहले बोला आपको क्या होगा, देखो करंट का पूरे साइकिल के लिए, पूरे अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू जीरो होता है, लेकिन उसके स्क्वायर का एवरेज वैल्यू तो जीरो नहीं होता ना। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ गई, यानी कि इसका एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो आई स्क्वायर का जैसे आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे जीरो नहीं आएगा, इसलिए एवरेज पावर क्या होगी, वो जीरो नहीं होगी इसी एक साइकिल के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर का टर्म आ गया। अब आई की जगह आपने आई जीरो साइन ओमेगा टी रख दिया, तो आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर हो गया। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज जीरो फॉर अ साइकिल। जब आप एक साइकिल की बात करेंगे ना, एक साइकिल में जब आप साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगी। बट जब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे पूरे एक राउंड के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए, तो 1/2 निकल के आएगी। आपको इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जीरो वैल्यू आई ना एक चक्कर के लिए, कॉस ओमेगा टी की भी जीरो ही आती है पूरे एक साइकिल के लिए। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोलो चाहे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बोलो, जब आप इसकी पूरे एक राउंड के लिए क्या निकालते हैं एवरेज वैल्यू, तो 1/2 निकल के आती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो 1/2 आ गया। तो ये आ गई एवरेज पावर, क्या निकल के आ गई, पावर एवरेज फॉर अ साइकिल, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर अल्टरनेटिंग करंट के एक चक्कर के लिए जो है ये पावर निकल के आ गई। ठीक है, तो एवरेज पावर फॉर अ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। आई जीरो क्या आप अच्छे जानते हैं, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो इस तरीके से आपको इस जो भी है डेरिवेशन जो था ये एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम जब
नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। मैंने आपको इंट्रो स्टार्ट करके दिखा दिया इस चैप्टर का कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या इंट्रो हो सकता है, क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, क्या अल्टरनेटिंग करंट होगा, और एसी एक जो आपके पास एक टॉपिक था, एक टॉपिक भी मैंने आपको इस चैप्टर का पढ़ा दिया कि एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर, रजिस्टर पे जब एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से जो है वो सर्किट बिहेव करेगा। और आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से यहाँ तक लिखाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से यहाँ तक एक नंबर के बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे एमसीक्यू देखने को पेपर में मिल सकते हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।